नमस्कार दोस्तों, हमारे एमपी सिविल जज के जीएस वाले पोर्शन की क्विक रिवीजन जो क्लासेस चल रही हैं उसी में आज हम ल्यूसेंट से कुछ महत्वपूर्ण जीएस के जो क्वेश्चन है जो हमारे एमपी सिविल जज के जीएस वाले पोर्शन में आ सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड आया है विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के नाम पूछने का, तो हम कोशिश करते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं जिनके नाम हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम उनको देख लेते हैं। इसके लिए हम ल्यूसेंट का सहारा लेंगे, क्योंकि अगर आपको कहीं अच्छी क्वांटिटी में और अच्छा कंटेंट मिल जाता है एक साथ तो आप उसका सहारा ले सकते हो। पहला है एनाटॉमी। एनाटॉमी होता है शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन। एनाटॉमी बोलते हैं शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव के विकास से संबंधित अध्ययन। मानव के विकास के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन। ज्योतिष शास्त्र जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो आपका हाथ देखते हैं, ग्रह देखते हैं। एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंड का अध्ययन, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी होता है खगोलीय पिंड का अध्ययन, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये आपको संबंधित मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी नक्षत्रों के प्रभावों का अध्ययन है और एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन है। सिरेमिक्स, सिरेमिक्स से चीनी मिट्टी के बर्तनों को तैयार करने की एक तकनीक है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर एनाटॉमी पूछा जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी पूछा जा सकता है। जो जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, जिनको आपको एक बार देखने की जरूरत है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर के डॉक्टर को जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। यूजेनिक्स, आनुवांशिक घटनाओं के अध्ययन को यूजेनिक्स बोलते हैं। एपिडेमियोलॉजी, महामारी के अध्ययन को, काफी महत्वपूर्ण है। एपिडेमियोलॉजी महामारी के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि महामारी को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा एपिडेमिक। एपिडेमिक जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड एपिडेमिक है, महामारी एक एपिडेमिक है, और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? एपिडेमियोलॉजी, ठीक है। इसका एरिनोलॉजी, ठीक है, मकड़ों के अध्ययन को, मकड़ियों के अध्ययन को एरिनोलॉजी बोलते हैं। कीमोथेरेपी, याद रखिएगा कीमोथेरेपी क्या होता है? रासायनिक यौगिकों से उपचार, बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि कैंसर का उपचार, नहीं, कैंसर का उपचार भी कीमोथेरेपी से होता है, पर अन्य कई बीमारियों का उपचार भी कीमोथेरेपी से होता है। कीमोथेरेपी में जनरली हेवी डोज की दवाइयों का उपयोग करके उपचार किया जाता है, याद रखिएगा, उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। कोस्मोलॉजी, समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद क्रायोजेनिक्स, निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। क्रायोजेनिक्स तकनीक होती है जिसके निम्न ताप का उपयोग करके कई चीजें बनाई जाती है। इसके बाद इकोलॉजी, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान इकोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीट पतंगों के व्यापक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कीट पतंगों के व्यापक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, ठीक है, महामारी, अभी हमने देखा था एपिडेमियोलॉजी, ये फिर से रिपीट हो गया है। इसके बाद है एक्स बायोलॉजी। एक्स बायोलॉजी होता है पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह और उपग्रह, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्स बायोलॉजी पूछ रही है तो सर बायोलॉजी से संबंध है क्या? नहीं, ये पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रह और उपग्रहों से संबंधित है। जियोलॉजी, भूगर्भ से संबंधित, याद रखिएगा, भूगर्भ से संबंधित अध्ययन जियोलॉजी होता है। जेरंटोलॉजी, वृद्धावस्था से के संबंधित अध्ययन को जेरंटोलॉजी बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर पूछा जा सकता है, फल फूल साग सब्जियों को उद्यान के हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बागवानी को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हाइड्रोपैथी, हाइड्रोपैथी, हाइड्रो आपको जहां भी आए वहां पर किसी द्रव्य की बात होगी, नॉर्मली ज्यादातर पानी की होती है पर द्रव्यों की बात होती है, तो इसमें पानी से रोगों की चिकित्सा को हाइड्रोपैथी बोलते हैं, याद रखिएगा। कई पैथियां हैं, जैसे एलोपैथी काफी फेमस है, होम्योपैथी होती है, इसके बाद नेचुरोपैथी होती है, ठीक है। इसी तरह एक पैथी होती है, वो होती है हाइड्रोपैथी, ठीक है। इसके बाद हाइजीन, स्वास्थ्य के विज्ञान को हाइजीन बोलते हैं। होलोग्राफी, याद रखिएगा, लेजर पुच्छ से त्रिमितीय चित्र, यानी लेजर की सहायता से 3D पेंटिंग, उसको क्या बोलते हैं? होलोग्राफी। लेजर की सहायता से 3D पेंटिंग को होलोग्राफी बोलते हैं। इसके बाद अगला है होरोलॉजी, समय मापने वाले विज्ञान को होरोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, समय मापने के विज्ञान को होरोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद है मेमोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर के अध्ययन को मेमोग्राफी बोलते हैं। मेट्रियोलॉजी, मौसम की दशाओं को, मेट्रियोलॉजी माफ करेगा, इसको बोलते हैं मेट्रोलॉजी, ठीक है। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मौसम की दशाओं के अध्ययन को मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी, प्राणियों और पौधों की संरचना के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा, प्राणियों और पौधों की संरचना के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी,
शरीर के नाड़ियों और तंत्रिका तंत्र, याद रखिएगा आप न्यूरोलॉजिस्ट से दिमाग के डॉक्टर को समझते हैं, पर न्यूरोलॉजिस्ट मुख्यतः होता है दिमाग के साथ साथ तंत्रिकाओं, क्योंकि सारी तंत्रिका तंत्र दिमाग से कनेक्टेड रहती है, तो तंत्रिकाओं के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा तंत्रिकाओं के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। ऑन्डोटोग्राफी, दांतों के अध्ययन को ऑन्डोटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स, प्रकाश के प्रकार के गुण के अध्ययन को ऑप्टिक्स बोलते हैं, याद रखिएगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिकल शॉप होती है, चश्मे की जो शॉप होती है, ठीक है। ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? प्रकाश के प्रकार के गुणों के अध्ययन को, ठीक है। इसके बाद आर्निथोलॉजी, पक्षियों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आर्निथोलॉजी, पक्षियों से अध्ययन को। इसके बाद है ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, याद रखिए हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। सिस्मोलॉजी, भूकंप के अध्ययन को, याद रखिएगा भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ, याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। जिसपे स्केल कौन सा होता है? जनरली हम रिक्टर स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है। भूकंप मापने का यंत्र होता है सिस्मोग्राफ, और भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के अध्ययन को सिस्मोलॉजी बोलते हैं, याद रखिएगा किसी भी चीज के अध्ययन को लॉजी बोला जाता है, जैसे सिस्मोलॉजी, पोमोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ये अध्ययन की एक शाखा को ही लॉजी बोला जाता है। इसके बाद है एरोनॉटिक्स है वायुयान संबंधित तथ्यों के अध्ययन को एरोनॉटिक्स बोलते हैं, ठीक है। एरोनॉटिक्स, वायुयान अध्ययन के अध्ययन को एरोनॉटिक्स बोलते हैं। इसके बाद है एस्थेटिक्स, ठीक है, ललित कला के अध्ययन को एस्थेटिक्स बोलते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी, घासों के संबंधित विज्ञान को एस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। एग्रो घासों, एग्रो यानी घासों, एग्रोएस्ट्रोलॉजी घासों संबंधित अध्ययन को। आर्वेरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधित तकनीक को आर्वेरिकल्चर बोलते हैं। इसके बाद आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा के आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आप जानते हैं, ASI, ठीक है। भारत में जितने भी पुरातन स्थल है उन सबका ध्यान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रखती है। आर्वेरिकल्चर, वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजी पुरातन संबंधी है। एस्ट्रोफिजिक्स नक्षत्रों से संबंधित है। कैलिस्थोनिक्स, ठीक है, ये शारीरिक सौंदर्य से संबंधित है, महत्वपूर्ण नहीं है जो शाखा है, मैं आपको डायरेक्ट बस नाम बताता हूँ चल रहा हूँ। कॉन्कोलॉजी संख्या विज्ञान से संबंधित है। कॉस्मोनोगोनी, ब्रह्म उत्पादन से संबंधित है। कॉस्मोग्राफी, विश्व रचना से संबंधित है। क्रिप्टोग्राफी, गुण लेखन से संबंधित है। एपिग्राफी महत्वपूर्ण हो सकता है, शिलालेख से संबंधित है, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार। एपिग्राफी का संबंध किससे? शिलालेख यानी पत्थरों के ऊपर जो लिखा जाता है उसके अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है। पत्थरों के ऊपर जो लेख लिखा जाता था पहले के समय में वो होता था शिलालेख। शिला यानी पत्थर, उसके ऊपर लिखा हुआ लेख शिलालेख, ठीक है, उसके अध्ययन को बोलते हैं अपन एपिग्राफी। इसके बाद है एथनोग्राफी, मानव जाति के अध्ययन को एथनोग्राफी। एथोलॉजी, ठीक है, प्राणियों के आचार और व्यवहार के अध्ययन को एथोलॉजी बोलते हैं। जीनिकोलॉजी, ठीक है, जीवों के जातियों के अध्ययन को जीनिकोलॉजी बोलते हैं। इसका जियोडेसी, भूगणित के ज्ञान के अध्ययन को जियोडेसी बोलते हैं। जियोमेडिसिन है वातावरण पर स्वास्थ्य के प्रभाव के अध्ययन, याद रखिएगा जलवायु और वातावरण के प्रभाव पर क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसके अध्ययन को बोलते हैं जियोमेडिसिन, काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा, हीलियोथेरेपी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ये हीलियो जहां शब्द आता है वहां सूर्य का संबंध रहता है, ठीक है। हीलियोथेरेपी होता है सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा, ठीक है। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आप सबको पता होना चाहिए, विटामिन डी, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो की बात है यानी कोई सा द्रव होगा, द्रव यानी जल संबंधन के अध्ययन की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। हाइड्रोस्टेटिक्स, ठीक है, द्रव स्थितिक का अध्ययन को हाइड्रोस्टेटिक्स बोलते हैं। इसके बाद लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश संकलन। न्यूरोमोलॉजी, ठीक है, अंकों के अध्ययन को न्यूरोमोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोमोलॉजी अंकों के अध्ययन को, ठीक है, याद रखेंगे। न्यूरोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी अलग अलग चीज है, न्यूरोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी अलग अलग चीज है। इसके बाद है फाइकोलॉजी, सेवालों के अध्ययन को, क्वेश्चन पूछा गया फाइकोलॉजी से, याद रखिएगा। सेवालों के अध्ययन को सेवाल यानी एल्गाई के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। इसके बाद सेलिनोलॉजी, चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सेलिनोलॉजी हमने हमारे समय में याद करा था, इसको सेवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद है वो और चंद्रमा के अध्ययन को सेलिनोलॉजी। सेरिकल्चर, रेशम कीट के उत्पादन को संबंध सेरिकल्चर बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा जाता है। सेरिकल्चर, रेशम के कीट के उत्पादन को सेरिकल्चर बोलते हैं। इसके बाद है मानसिक संक्रमण की प्रकृति को टेलीपैथी बोलते हैं, ठीक है। नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी, हिप्नोटाइज करते हैं ना, तो नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहते हैं। इसके बाद विषों के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी, विषों के अध्ययन को, विष यानी जहर के अध्ययन को टॉक्सोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
अब कुछ खोजों से भी हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनसे क्वेश्चन आने के शायद चांसेस हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो कौन कौन सी खोजें हैं जिनसे चांसेस हैं क्वेश्चन आने के, ठीक है। विटामिन की खोज किसने करी है? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज करी है। विटामिन बी की खोज मैक्यूलम। विटामिन डी की खोज हाफकिंस। होम्योपैथी का फादर किसे बोलता है? हैनीमैन को, ठीक है। एंटीजन की खोज किसने करी है? एंटीजन की खोज करी है लैंड स्टीनर की ने। डायबिटीज की खोज किसने करी है? बेटिंग ने डायबिटीज की खोज करी है। पोलियो वैक्सीन जॉन ई साल्क, बहुत महत्वपूर्ण है। पोलियो वैक्सीन की खोज जॉन ई साल्क ने करी है। बैक्टीरिया काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज करी है ल्यूवेनहॉक ने, याद रखिएगा, बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने करी है। आरएनए की खोज जेम वाटसन और आर्थर अर्ग ने करी है। आरएनए राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की खोज जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग ने करी है। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा की खोज रोनाल्ड रॉस ने करी है। विटामिन ए की खोज मैक्यूलन ने करी है। विटामिन सी की खोज हॉल्ट ने करी है। की है। इंसुलिन काफी महत्वपूर्ण है, इसकी खोज भी बेटिंग के द्वारा करी, जिसने डायबिटीज की खोज करी थी। इंसुलिन का इंजेक्शन डायबिटीज में नॉर्मली दिया जाता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने करी है। टीबी बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने करी है। टीबी का जो बैक्टीरिया होता है उसकी खोज रॉबर्ट कोच ने करी है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है। एंटीबायोटिक होता है, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखें। पेनिसिलिन की खोज किसने करी है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी है। बीसीजी टीके की खोज यूरिन कालमेट ने करी है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने करी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल होता है, वाटसन और क्रिक ने करी है। डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, आपने देखा होगा, नॉर्मली यूं होता है, ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, ठीक है। इसकी खोज करी है वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं जिसको मैंने आपको बताया, जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक वीडियो हम बनाने की सोच रहे हैं जो खेल से, प्रमुख संस्थाओं से संबंधित रहेंगे, जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपका एग्जाम जो है 6 तारीख को, उससे पहले कल एक और वीडियो अपलोड कर दिया जाए, जिसमें खेल और ये सारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनसे क्वेश्चन आने के चांसेस है वो हम पढ़ लें। एक चीज और आज हम देख लेते हैं, वो है विभिन्न हेडक्वार्टर, महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर जिनसे क्वेश्चन आ सकता है। हेडक्वार्टर से कई बार क्वेश्चन आ रहा है। तो आईटीयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईटीयू का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके बाद है आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, काफी महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 11, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। इसके बाद है ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एफएओ का, संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर ही मेरे द्वारा बस बताया जा रहा है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। आईएमएफ के हेडक्वार्टर में कंफ्यूज मत होइएगा। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है, ठीक है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर, काफी महत्वपूर्ण संस्था है यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, बहुत महत्वपूर्ण है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। इसके बाद है डब्ल्यूएचओ, काफी महत्वपूर्ण ये संस्था चल रही है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये संस्था है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। काफी महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में रहते हैं, याद रखिएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। भारत बौद्धिक संपदा के मामले में भी बहुत अच्छा चल रहा है। भारत अभी 100 यूनिकॉर्न बनाने में सफल रहा है, 100 यूनिकॉर्न, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में कुल कितने यूनिकॉर्न बन चुके हैं, तो 100 यूनिकॉर्न भारत में हो चुके हैं। इसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर हो गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इंटरनेशनल लेवल का है जेनेवा में। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का है रोम, इटली में। आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का है वॉशिंगटन डीसी में। यूनेस्को का है पेरिस, फ्रांस में। डब्ल्यूएचओ का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन का भी है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड में, याद रखिएगा, हेग, नीदरलैंड में। ये यूएन की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर
हेग नीदरलैंड में है, याद रखिएगा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो स्पोर्ट्स से हैं, जो करंट से हैं, उसका एक फाइनल वीडियो मेरे द्वारा कल अपलोड किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वो वीडियो होगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ और हेडक्वार्टर है जिनको हम देख लेते हैं, जैसे नाटो अभी काफ़ी चल रहा है। नाटो का जिक्र, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो एक संगठन है, नॉर्थ यूरोपीय देश है, अमेरिका, कनाडा, इन लोगों का संयुक्त संगठन है। ये आपस में एक रक्षा संगठन है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, क्वेश्चन आ सकता है। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, ठीक है। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में, दक्षिण पूर्वी एशियान राष्ट्रों का संगठन है आसियान, ठीक है। एशियाई विकास बैंक का संगठन है, हेडक्वार्टर है मनीला में, याद रखें, एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला में। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है। इसके बाद सार्क देशों का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। सार्क देश आपको पता होगा दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क देश, सार्क का इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है नैरोबी में, ठीक है। इसके बाद है अरब लीग का हेडक्वार्टर है काहिरा में, अरब देशों का संगठन है, महत्वपूर्ण नहीं है पर, ठीक है। इसके बाद है ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ठीक है। ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपेंसिव कंट्रीज, ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है। ये पेट्रोल जितने देश निकालते हैं उनका संगठन है, इसका हेडक्वार्टर है वियना, काफी महत्वपूर्ण संगठन है ये भी, ओपेक, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर, राष्ट्रमंडल देशों का हेडक्वार्टर है लंदन, याद रखिएगा। इसके बाद है यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग। अभी जब युद्ध शुरू हुआ था रसिया और यूक्रेन का, तो यूक्रेन को किस संगठन की तुरंत एक वो दी गई सदस्यता, तो याद रखिएगा उसको यूरोपीय संगठन, याद रखिएगा, यूरोपीय किस उसको वो दी गई सदस्यता दी गई, वो यूरोपीय संघ का भाग बन गया, यूरोपियन यूनियन का वो भाग बन गया। नाटो की सदस्यता उसको नहीं मिली, ठीक है। नाटो की अगर सदस्यता मिल जाती तो अमेरिका और कनाडा को उसके पक्ष में लड़ाई करनी पड़ती, पर उसको यूरोपीय संसद या फिर यूरोपियन यूनियन की सदस्यता मिल गई, जिसका हेडक्वार्टर है लग्जमबर्ग में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, काफी महत्वपूर्ण संस्था है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण है। कल स्पोर्ट्स से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, करंट से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसका भी एक वीडियो अपलोड करने की मेरे द्वारा कोशिश की जाएगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।